एक कवरेज के दौरान एक अभ्यर्थी ने कहा कि जब तक हम पिटाई लेना तब तक सर रिजल्ट कहाँ आवेला। बात ये दर्द है उस अभ्यर्थी का कि इतना नियम कानून तोड़ने के बाद भी मेरा बाल बांका नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो आयोग के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर भी दिया और उसके बावजूद कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो भाई आखिर परीक्षा का फिर मानदंड है क्या? जनता दरबार लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले से तय वाले लोग ही आते हैं जनता दरबार में। और तय कौन करता है? अधिकारी, कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो वो तो पहले ही छांट देंगे। इसमें अपना मुद्दा बताना पड़ता है कि हम किस मुद्दे पर कुछ देना पड़ता है कि हम किस मुद्दे पर जा रहे हैं, क्या बात करने वाले हैं। तो आप पहले बताते हैं, फिर अधिकारी तय करता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो ये जनता दरबार तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। तो फिर जनता दरबार ये किस चीज का है? और ये मैटर अगर सीएम नीतीश कुमार को अब तक नहीं मिला है कि दरोगा बहाली के मामले में इतना ज्यादा लीपापोती हो रहा है, स्टूडेंट लगातार हर एक स्टेप के बाद सड़क पर उतर रहे हैं, हर एक स्टेप के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक कदम के बाद आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर सही बात है कि नीतीश कुमार जी को तो गौर करना है ही नहीं, उनके पास समय नहीं है। और सोचिए कि बिहार का ये आयोग इतना मनमानी किस वजह से कर रहा है? अगर इतना तानाशाही कर रहा है तो क्या कारण है? अगर किसी भी मैटर पर जवाब नहीं दे रहा है तो क्या कारण है? अगर आयोग जवाब नहीं दे रहा है तो कौन देगा? यह बड़ा सवाल है। बिहार दरोगा बहाली का रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट अद्भुत आता है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हो जाता है। बिहार दरोगा बहाली को लेकर के अब छात्र अपने भविष्य के बारे में सोचने लग गए हैं कि आखिरकार वो कैसे अब पढ़ाई करें। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर हमारे साथ आदेश पुरी सर हैं। लगातार इन्हें आप छात्रों की आवाज को उठाते हुए देखते होंगे, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के ये इनका काफी अच्छा अनुभव रहा है। साथ ही लाइव बिहार पर राजमोहन लगातार आपको खबरों से अपडेट कराते होंगे। लेकिन आजकल बिहार दरोगा बहाली को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? आखिरकार ऐसा बिहार में पहली दफा हुआ है, बिहार में ही नहीं सुनने में पहली दफा आया, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बाद भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, यानी जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित होने से वंचित रह गए। आखिरकार ऐसा अद्भुत चमत्कार बिहार में कैसे हो गया? सबसे पहले हम चलेंगे आदेश सर के पास में कि आखिरकार अब बच्चे क्या करें, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर? वही तो मैं भी जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर अब कैसे पढ़ाई किया जाए, क्योंकि पिछले साल से ही मैं कवर कर रहा हूं। जब एग्ज़ाम हुआ इसका पीटी का, तो कैंडिडेट हमेशा सड़कों पे आए। राजमोहन आप भी होंगे, 5-5 बार वो सड़कों पे आए, गिरफ्तारियां हुई, लाठी डंडे चले, बावजूद इसके कोई सुनने वाला नहीं है। आप ही सोचिए ना कि कोई भी कैंडिडेट हर एक फेज को पीटी पास करे, मेंस पास करे, फिजिकल में वो सारे मानदंड को पूरा करे, कट ऑफ से 8-10 नंबर अधिक लाए, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो एकदम अंधा न्याय हो गया कि आप दिखाने के लिए एक परीक्षा ले रहे हैं, आप डिसाइडेड हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और इतना हिम्मत देखिए आज के समय में, जब इतना शुचिता वाला जब समय है, जब हर एक चीज़ को संज्ञान में लिया जाता है, तब उन्होंने नंबर ज़्यादा दिया, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर भी दिया, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो भाई आखिर परीक्षा का फिर मानदंड है क्या? प्रश्नों के उत्तर और आपके फिजिकल द्वारा बनाए गए जो मानदंड हैं वही डिसाइड करता है कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं। लेकिन अब कौन डिसाइड करेगा? इसके अलावा कौन अब रास्ता है आगे का जिसको पार करने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ मेरा ये सब चीज़ पार कर जाएंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। आप डेट ऑफ बर्थ ला देते हैं कट ऑफ में, पहले आपने चर्चा नहीं किया। डेट ऑफ बर्थ का जो मामला है वो मैं शुरू से कहता हूँ, सब कोई जानते भी हैं कि जो लास्ट कट ऑफ होता है, जैसे मान लीजिए 150 जो कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी के लिए, तो 150 पर मानिए अगर एक सीट है और 3-4 लड़के हैं तो फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेट नाम का देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 155 पर, 156 पे, 160 पे, उस पर भी कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिया गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अनुमान है कि कैंडिडेट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। अब उन्हें भी नहीं पता है कि भाई बिहार में नौकरी लेने का तरीका क्या हो सकता है। राजमोहन, सवाल ये है कि अगर नियमावली को लेकर के हम चर्चा करें, लगातार हमारे साथ दरोगा अभ्यर्थी जो हैं वो चर्चा करते रहते हैं। अब टाइगर जंप बंद कर जाते हैं, सीजर जंप बंद कर जाते हैं, अभ्यर्थियों को ये मंजूर भी हो जाता है, ज़्यादा हो हल्ला वाली स्थिति नहीं बनती है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स और फिर भी सिलेक्शन नहीं। ये कौन समझाएगा कि नियमावली में पहले या तो आप मेंशन कर दीजिए या फिर अब क्या होगा? देखिए, नियमावली को लेकर तो इसमें कोई संशय है ही नहीं।
इस कट ऑफ को लेकर नियमावली क्या है? कट ऑफ जो आया है उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनका होना है, इसमें नियमावली का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। दूसरा बात कि आयोग इस पर जवाब देगा, अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ही मूर्ख हो गए हैं, क्योंकि आप पीटी के एग्ज़ाम के तरफ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, हर स्टेप में आयोग पर सवाल खड़े हुए हैं। स्टूडेंट सड़कों पर आए, लाठियाँ खाई, कुछ जेल गए, लेकिन क्या आयोग को कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और सोचिए कि बिहार का ये आयोग इतना मनमानी किस वजह से कर रहा है? अगर इतना तानाशाही कर रहा है तो क्या कारण है? अगर किसी भी मैटर पर जवाब नहीं दे रहा है तो क्या कारण है? अगर आयोग जवाब नहीं दे रहा है तो कौन देगा? ये बड़ा सवाल है जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा मेरा मार्क्स आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो बस इतना जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ कट ऑफ से ज़्यादा, इस पर हमको जवाब दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आयोग इस पर जवाब नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ी का किसी भी स्टूडेंट ने जिसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया उसने आरोप नहीं लगाया, उसने कहा कि क्यों नहीं हुआ ये हमको जवाब चाहिए। लेकिन आयोग कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई। बात गड़बड़ी की नहीं है, क्यों नहीं हुआ इसका जवाब दीजिए। बीपीएससी पर भी उठा था ये मैटर, बीपीएससी ने सूचना जारी की, बता दिया कि क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही सूचना आयोग को जारी करनी थी, पर आयोग नहीं कर रहा है बीपीएससी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आयोग ये बात समझ रहा है कि उसके पास जवाब नहीं है। इन सभी प्रक्रियाओं में आदेश सर एक बात समझ में आता है कि हम लोग एक बेहतर माध्यम हो सकते हैं। एक तरफ से हम सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा जो उठाए जाते हैं उसको मुखरता से रखते हैं, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि अब तक हम इसमें विफल नहीं रहे हैं? हमारे सवालों का भी आयोग जवाब नहीं देता है, किसी भी प्रकार का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ना ही किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, ना ही किसी तरीके से किसी सवाल का वो जवाब देता है। और अभ्यर्थी तो आपसे, हमसे, हमारे जैसे पत्रकारों से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग जवाब तलाश के उन तक पहुँचाएँ। देखिए, जब कोई भी व्यवस्था जब लोकतांत्रिक या संवैधानिक नियमों पर चलती है तो उसमें जवाब सवाल का जगह होता है, लेकिन यहाँ पूरा जो प्रक्रिया है वो एक प्री प्लान्ड लगता है। मुझे तो प्री प्लान्ड लगता है, जैसा मैं अब देख रहा हूँ, क्योंकि जो कार्बन कॉपी का मांग है उनका, फिर से प्रश्न पत्र का मांग है, आंसर शीट का मांग है, आरटीआई जो कि भारत सरकार द्वारा एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसका जवाब भी नहीं दिया जाता है। तो नियम कानून तो ये तोड़ रहे हैं, और इतना इनमें विश्वास है कि इतना नियम कानून तोड़ने के बाद भी मेरा बाल बांका नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो आयोग के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है और उनको इनका प्रश्रय मिला हुआ है, और ये निश्चिंत हैं कि हमें जैसा ऑर्डर मिला है या जैसे हमको करना है वैसे ही हम करेंगे, और मेरा बाल बांका भी नहीं होगा। इसलिए ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनके भविष्य को नहीं देख रहे हैं, बिहार के भविष्य को नहीं देख रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि बस कुछ लोगों का हित ही देख रहे हैं ये। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, पारदर्शी प्रक्रिया होगी, तो जितने आपने प्रश्न पूछे वो सारे उसमें अपनाए जाते कि जवाब दिया जाता, एक मीडिया सेल होता, इंक्वायरी होता, जहाँ पर देखिए जब आप कोई भी चीज़ निष्पक्ष रखते हैं तो आप जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब आप उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे प्रश्न पूछे, हम पर उंगली उठाए। वैसा ही हो रहा है इनके साथ। तो ये साफ है कि जो प्रक्रिया है ये इसको है कि किसी भी तरह जो वो ठाने हैं उस तरह पूरा करना है। और सबसे बड़ा दुख का बात, इसमें पिस रहे हैं छात्र, और हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं लेकिन कर नहीं कुछ पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो है अपना कमिटमेंट इतना बड़ा है कि हमारा आवाज़ उनके सामने कुछ फेल कर जाता है। आदेश जी से मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से अन्य मामलों पर, भ्रष्टाचार पर जिस तरह से विपक्ष खुलकर सामने आता है, सड़कों पर प्रदर्शन करता है, प्रशासनिक मामले में जब देखते हैं हम लोग दरोगा बहाली का मामला हो, इन सब मामलों पर आखिर विपक्ष इतना मतलब कि सड़कों पर उतरने का मतलब जरूरत भी नहीं करता, मतलब सोचता भी नहीं है कि इनके साथ खड़ा हुआ जा सके। क्योंकि देखिए दरोगा बहाली का मामला कट ऑफ से 10-10, 12 नंबर ज़्यादा, सब कुछ आपके सामने है, और विपक्ष इस पर इतना शांत कैसे हो सकता है? विपक्ष कोई मतलब स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है इसके साथ? देखिए, सबसे बड़ा तो इसके लिए मैं गुनहगार छात्रों को ही मानता हूँ कि वो यूनाइट नहीं होते हैं, और उनको एक लॉलीपॉप समय समय पर थमा दिया जाता है। जैसे अभी देखिए कि जैसे ये मुद्दा छिड़ा कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद हज़ारों लड़कों का नहीं हुआ, एक दे दिया गया कि 5 दिसंबर को 2213 का पीटी परीक्षा लिया जाएगा, और पेपर में सारे, और देखिए सारे पेपर में दिया गया, और नोटिस में कुछ है ही नहीं। आप वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर नहीं दिया है ये चीज़,
कहीं अब दे दिया गया हो नहीं, BPSSC जहाँ ने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया, अपलोड किया, लेकिन सारे पेपर में दिया गया है। देखिए कोई भी पेपर में हम और आप जानते हैं कि कोई लीड स्टोरी मिलता है, पर्सनली मिलता है तो वो पेपर छापता है, लेकिन एक ही तरह का अगर स्टोरी सब कोई छाप रहा है तो उसका मतलब पीछे कोई ना कोई है। तो देखिए आयोग को लग गया है कि ब्लंडर हुआ है, और सबसे बड़ा बात, कॉमन बात है कि कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद वो सारे फेज पार कर चुके हैं अच्छे से, तब नहीं हो रहा है। तो इसमें हो सकता था कि बाद में कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, फंसने ना लगे। तो छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए ये ऐसा सिगुफा छोड़ा गया कि 2200 तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, और छात्र भी हर एक फेज बाई फेज बटे हुए हैं। पीटी फेल वो अलग गुट है उनका, पीटी पास वो उनका अलग ये है, मेंस फेल उनका अलग ये है, मेंस पास अलग है, सिलेक्टेड का अलग है, सिलेक्टेड भी जो फाइनल से बाहर हुए हैं उनका अलग ग्रुप है, फिर से 2200 तरह का भी एक अलग से ग्रुप है। तो ये यूनाइट नहीं होते हैं, और जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, देखिए आपका कोई सुन नहीं रहा है तो आपको सुनाने के लिए एकत्र होना पड़ेगा, और ये दबाव बनाना पड़ेगा अहिंसात्मक रूप से ही, संवैधानिक रूप से ही, कि भाई हमारे जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसका जो मौलिक अधिकार है कि अवसर में समानता, उसका पालन नहीं हो रहा है, इसका हमें जवाब दिया जाए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो छात्र यूनाइट नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं, पता नहीं वो पिछले साल तो विधानसभा में आरजेडी के द्वारा उठाया गया विश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है इसलिए भी नहीं इसमें ज़्यादा शामिल होती है कि ये यूनाइट नहीं होते हैं। अगर यूनाइट होंगे, बड़ी संख्या में रहेंगे, तो दबाव में सारे कोई आएंगे, सरकार भी आएगा, आयोग भी आएगा, और जितने इनके मांग हैं, इनके प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर भी दिए जाएंगे। राजमोहन, आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? बीपीएसएससी की रवैये, मनमानी या फिर किसी का हाथ होना, इसके बाद विपक्ष इन मुद्दों को नहीं भुना पा रहा है, क्या असली वजह हो सकता है? देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को नहीं भुना पा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में एसटीईटी का मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी, विधानसभा तक ये सब आवाज़ उठा था। तो इसका मतलब है कि विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठाती हैं, चुनती हैं, और जिस तरह से एसटीईटी अभ्यर्थी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये भी दिख रहा था कि उनकी भीड़ भी थी, तो उस भीड़ को अपनी तरफ लाने की कोशिश, संख्या दिखाई दे रहा है, एक कोशिश उन्होंने की थी। जैसा कि आदेश जी ने कहा कि ये लोग यूनाइट नहीं हैं, जो दरोगा बहाली के अभ्यर्थी हैं, ये लोग यूनाइट नहीं है। पीटी में मामला उठा, जो पास हुए वो नहीं गए, जो फेल हुए वो आंदोलन कर रहे थे। तो फिर जब मेंस में मामला उठा तो पीटी वाले नहीं आए कि मेंस का तुम लोग क्या है, तुम लोग करो, हम नहीं जानते हैं। फिर पीटी जब फिजिकल का बारी आया तो मेंस में जो फेल हुए और पीटी में फेल हुए उन्होंने साइड हो गए कि भैया हमको क्या मैटर है, तुम्हारा है, तुम समझो। ये है इनका सबसे बड़ा समस्या कि स्टेप वाइज आप टूट के बिखरते चले जाते हो, एक साथ नहीं आओगे। तो ये दरोगा बहाली तो गया, लेकिन अगला जो आएगा ना, उसमें भी आपका यही हाल होगा, और फिर आप ऐसे ही लड़ते रहोगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। हमारा काम है आपकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देना, जो हम देते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि आयोग से कांटेक्ट करें। अब आयोग बिहार में सब मनमानी कर रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अब उनके ऊपर किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, सरकार से क्या उनको श्रेय मिला हुआ, ये हम क्या जानते हैं? हमको तो अंदर का कुछ जानकारी इस मैटर पर तो नहीं है। भैया सरकार का हाथ है, ये क्या है, आपका सिस्टम क्या है। लेकिन जिसका ये मुद्दा है, अगर वही यूनाइट नहीं है, तो फिर ये बात है, जिस तरह आदेश जी ने कहा, कि विपक्षी पार्टियां भी ज़्यादा आपके साथ खड़ी नज़र नहीं आएंगी। अब दोनों से एक सवाल है कि अब अभ्यर्थी क्या करें, क्योंकि आखिरी जो हमने कवरेज किया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो किया था, उसमें बच्चों का कहना ये है कि आयोग हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है, चाहे आप कोई भी तरीका अपना लीजिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अभी जनता दरबार लगा रहे हैं, उनमें भी अगर मेल किया जाता है तो उसका भी जवाब नहीं आता है, उसके लिए भी टाइमिंग नहीं मिलती है, यानी सरकार में भी कोई नहीं सुनता है। अभ्यर्थी अब क्या करें? ये बड़ा एक अभी का सबसे मुझे लगता है ना कि बड़ा टॉपिक होना चाहिए। जनता दरबार लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले से तय वाले लोग ही आते हैं जनता दरबार में, और तय कौन करता है? अधिकारी, कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो वो तो पहले ही छांट देंगे। इस मैटर मुद्दा बताना पड़ता है कि हम किस मुद्दे पर कुछ देना पड़ता है कि हम किस मुद्दे पर जा रहे हैं, क्या बात करने वाले हैं, तो आप पहले बताते हैं, फिर अधिकारी तय करता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो ये जनता दरबार तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये जनता दरबार है ही नहीं। ये नीतीश जी का दरबार है, जहाँ पर वो लोगों को बुलाते हैं टेलीविजन पर आने के लिए कि हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जनता दरबार है तो जो प्रमुख मुद्दे हैं
वो लोग आखिर इसमें शामिल क्यों नहीं हो पाते हैं। जैसे कि 2-4 बुजुर्ग जब जनता दरबार लग रहा था तो बाहर खड़े नजर आए, उनको नहीं मालूम है कि कैसे करना है। बहुतों को मालूम है तो कहा कि 1 महीना हो गया है, पेंडिंग चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है इस मैटर पे। तो फिर जनता दरबार ये किस चीज़ का है। और ये मैटर अगर सीएम नीतीश कुमार को अब तक नहीं मिला है कि दरोगा बहाली के मामले में इतना ज़्यादा लीपापोती हो रहा है, स्टूडेंट लगातार हर एक स्टेप के बाद सड़क पर उतर रहे हैं, हर एक स्टेप के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक कदम के बाद आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर सही बात है कि नीतीश कुमार जी को तो गौर करना है ही नहीं, उनके पास समय नहीं है। एक कवरेज के दौरान एक अभ्यर्थी ने कहा कि जब तक हम पिटाई लेना तब तक सर रिजल्ट कहाँ आवेला। बात ये दर्द है उस अभ्यर्थी का। आप एक बात बताइए, 2017 में जिम्मेदारी दी जाती है जो अभी आयोग के चेयरमैन हैं इनके कंधों पर, तब से लगातार प्रदर्शन, तब से लगातार हो हंगामा, अब तक ना आयोग सुना और ना ही जब सीएसबीसी में थे ना सुनीत कुमार, जब उसके चेयरमैन थे तब भी उन पे आरोप लगे थे। सर अब अभ्यर्थी क्या करें, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अब आगे? क्या करें, 2 ही चीज़ है। या तो देखिए 3, जब एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, जब प्लासी की युद्ध से पहले अंग्रेज़ों का बंगाल में व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो वहाँ के नवाब थे, उनके चलते 3 ऑप्शन था, या तो वो अपने देश लौट जाएं, या जैसा व्यवस्था है उसी में काम करते रहें, या फिर व्यवस्था के अपने अनुरूप बनाएं। तो ये भी 3 जो ऑप्शन है वो छात्रों के पास है कि या तो पढ़ाई छोड़ दें, या जैसा चल रहा है उसमें चलने दें, या फिर उसको अपने हिसाब से जो पारदर्शी है, संवैधानिक है, उस तरह उनको बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देना ही पड़ेगा। सड़क पे आना ही पड़ेगा, लाठी डंडा खाना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में पूरी तरह से ये अपारदर्शी व्यवस्था चल रहा है और यहाँ पर मनमानी किया जा रहा है और अफसरों का मनमानी किया जा रहा है। जो सीनियर अफसर बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी इन्होंने बात किया जनता दरबार में कि आम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। सबको पता है कि 8-10 IAS अफसर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं जो कि बिहार को चलाते हैं, और उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो वो सिलेक्टेड वैसे जो लोगों को ही भेजा जाता है जिससे किसी को हानि ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अगर ये मामला आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि उसे यूं ही छोड़ देंगे। अगर बहुत सारे कैंडिडेट जाने लगें और बताने लगे यहाँ के आयोग का जो खेल है, कैसे कंबल ओढ़ के वो घी पीते हैं और अभी तक उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो कार्रवाई तो होगी ही उन पर। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार छोड़ देंगे, लेकिन पता नहीं, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार ऐसी स्थिति में चला गया है, ऐसा यहाँ का व्यवस्था हो गया है कि क्या होगा। अब कोई आए जो कि बड़ा कुछ काम करे, कुछ नया करे, 74-75 की तरह छात्र आंदोलन हो, वैसे लोग आएँ और ईमानदारी से व्यवस्था में परिवर्तन करें। क्योंकि इसी पर एक और बात, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स को आखिर आयोग का चेयरमैन क्यों बनाया जाता है, ये आपसे मेरा सवाल है कि क्या बिहार में IAS ऑफिसर्स की कमी है? वही तो मेरी अभियानंद से बात हुई, उन्होंने कहा कि आयोग तो अब उनको तो अब ऑन सर्विंग जो अफसर हैं उनको अब सेवा लेना चाहिए। रिटायर वाले को लगाते हैं, उन पर कोई जिम्मेवारी होता नहीं है, वो सुनते नहीं हैं, उनके पास ऑलरेडी जॉब ये है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर देखिए CSBC के भी, BPSC के भी, BPSC के भी, BSSC के भी और BPSSC के भी, जितने भी आयोग हैं सारे पर रिटायर्ड IAS IPS लगाए गए हैं। पता नहीं क्या मंशा है, क्या इरादा है। और सबसे बड़ी बात कि ये वही अफसर हैं जो कि बिहार को आज तक बीमारू राजी बनाए रखे हैं, उसी लॉबी में आते हैं। तो हम इनसे कैसे विश्वास कर ले कि, और इनका कार्यगुजारी जो है वो आयोगों में भी दिख रहा है। तो कैसे इन्होंने बिहार को बर्बाद किया इन लोगों की टीम ने, और अब आयोग को भी बर्बाद कर रहे हैं, वो तो साफ जाहिर है। आखिर इनको चेयरमैन बनाने में नीतीश जी का तो हाथ होगा ही, CM जी का तो हाथ होगा ना, उनके बिना हाँ के तो ये बने नहीं होंगे। तो जाहिर तौर पर अगर इतने समय तक बिहार को ये डेवलप नहीं कर पाए तो फिर नीतीश जी के इतने पसंदीदा ये अधिकारी कैसे बने हुए हैं अभी तक? देखिए नीतीश बाबू का सबसे बड़ा गड़बड़ी है कि वो मंत्रियों से ज़्यादा अफसरों पर विश्वास करते हैं। अफसर विश्वास करते हैं तो अफसर तो उनके सामने अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छा देते हैं ना। वहाँ उनको जैसा ज़रूरत होता है उस हिसाब से उनकी जितनी भी ज़रूरतें होते हैं उसको पूरा करते हैं वो। और लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनको पता नहीं है। नीतीश जी का जनता से कांटेक्ट टूटा हुआ है, अफसरों के भरोसे ही हैं, तो और अफसर उनको गलत जानकारी दे रहे हैं। यही तो मेरा अभी तक तो यही मानना है। और रहा बात छात्रों का, तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको एक बार संघर्ष करना पड़ेगा अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि गलत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत हो रहा है। और चुप रहिएगा
चुप रहना भी बहुत बड़ा पाप होता है, गलती होता है। तो इसे स्वीकार नहीं करना है। हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन से हमको शिक्षा लेना है कि कभी भी शोषण हो, अन्याय हो तो उसके खिलाफ अहिंसात्मक रूप से, संवैधानिक रूप से मुखर भी होना चाहिए। ये आपका अधिकार है और आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, छात्रों के भविष्य को लेकर के हम चर्चा करने बैठे हैं। अब राजनीतिक दलों से हम थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं, उनको जॉब नहीं मिली है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, रवैये के कारण ही नहीं मिल पाया। अब एक बात समझ में नहीं आता है, जिस संस्थान में पढ़ने जाते हैं वहाँ के जो शिक्षक लोग हैं, जो कॉम्पिटिटिव तैयारियां करवाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं, वो लोग भी डरते हैं, मुखर होकर के बोल नहीं पाते हैं। अब बताइए कितने ऐसे शिक्षक हैं जो रोड पर बच्चों को लेकर के निकलते हैं, अगुवाई करते हैं, जो इनके हक के लिए मांग करते हैं, जबकि उनको पता है कि मेरे यहाँ संस्थान में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो सकते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा बात है कि अभी जो लोग भी शासन कर रहे हैं वो आंदोलन की पैदाइश हैं और उसकी शक्ति वो जानते हैं, और वो सबसे पहला काम यही किए कि आंदोलन को पनपने ही नहीं देते हैं, यूनाइट ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि फिर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा माहौल ख़त्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी से ही छात्र आंदोलन इकट्ठा होता था ना, वहीं से उपज होता था। वो यूनिवर्सिटी का हाल देखिए आप, कोई नहीं जाता है, ताला लगा हुआ है, क्लास नहीं होता है, छात्र संघ नाम का है, तो उनको उन लोगों ने ख़त्म किया। फिर से है कि जो टीचर हैं, जो टीचर आपको अब देखिए, पहले था कि अशोक राजपथ के लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट का दुनिया हुआ करता था, अब राइट साइड में हो गया। वो कोचिंग वाले हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं और वो नहीं चाहते हैं। देखिए, प्रोफेशनलिज्म, जो व्यावसायिकता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उनको अब पैसों से मतलब है, वो बिजनेस है, वो पढ़ाई भविष्य से नहीं मतलब है। नहीं, बिजनेस से मतलब है। उनको कैंडिडेट आ गए, कोई कोचिंग ये सर्वे अपना थोड़े करता है कि मैंने 5000 लड़कों को पढ़ाया और 50 का पोस्टर लगाते हैं। वो आपका सक्सेस रेट तो उतना अच्छा है नहीं। वो तो बिजनेस देखते हैं ना कि 50 के दम पर कल को 10,000 लड़का आ जाए, तो सक्सेस रेट नहीं है, इसका मतलब आप बिजनेस करते हैं। अब सुपर 30 हुआ तो वहाँ 100% है, क्योंकि वहाँ पर दिखाया गया कि नहीं, सबके बारे में हमको सोचना है। कोचिंग ये नहीं देखता है, क्लास ये नहीं देखता है, वो देखता है कि कितना एडमिशन हो रहा है, कितना मेरा रेवेन्यू आ रहा है, और कोई वो पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। पहला बात। दूसरा बात है कि मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ कि जो छात्र यूनिटी जो है कैसे होगा, अब वो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने यूनिवर्सिटी को भंग कर दिया, आप सड़कों पर प्रदर्शन करने जाते हैं, जब छोटे स्तर पर जाते हैं उसको ऐसे डिजाइन से कुचल दिया जाता है कि फिर बाद में लोग हिम्मत नहीं करता है। हमेशा हम लोग प्रदर्शन में सुनते हैं कि कैरियर बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो धमकी दिया जाता है, डर जाता है। अब तो कानून भी आ गया है, प्रदर्शन में आपका नाम आया तो नौकरी नहीं मिलेगी, नीतीश सरकार का फरमान है। तो ये जो है, ये सब जो नियम जो बिहार में ही बन रहा है, जो देखने को मिल रहा है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और देखिएगा, इसका विरोध होगा ही, बहुत तगड़ा विरोध होगा, और दोषी बनेंगे यही लोग जो कि आंदोलन की पैदाइश थे, और खासकर छात्र आंदोलन की पैदाइश थे। जो बिहार में 30 साल से शासन चल रहा है वही ऐसा कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अफसोस होता है कि छात्रों के ही भविष्य की बात करके आज कुर्सी पर आने वाले लोग छात्रों के ही सारे व्यवस्था को चौपट कर दिए, और आज उनके आयोग को भी चौपट कर रहे हैं। राजमोहन, इसी मुद्दे पर आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है ना कि जैसा कि आदेश जी ने बताया कि कोचिंग का मैटर है, वो व्यवसायिक है, पैसा कमाना है उसका काम है, वो यही कर रहा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों को देखें तो छात्र जागरूक हुए हैं। अब वो अपने हक की मांग के लिए सड़क पर आ रहे हैं। पहले हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, पिछले कुछ सालों से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हर स्टेप में वो आकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अपने हक को अब समझ रहे हैं कि अब मुझे लड़ना पड़ेगा मुझे पाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही है, उनकी एकजुटता, वो उनको नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है जिस वजह से आयोग हो या सरकार हो, जिसका मन बड़ा हुआ है, लेकिन आगे चलकर ये कभी ना कभी गुस्सा उनका निकलेगा, वो एकजुट होंगे और बिहार एक बड़े छात्र आंदोलन की तरफ आगे तो बढ़ ही रहा है। आदेश जी, किसी भी संगठन को या फिर किसी भी दल को या फिर किसी भी तरीके के आंदोलन को एक अगुवाकर्ता की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग उसकी अगुवाई करते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? कौन अगुवाई करेगा? क्योंकि हर सभी के मुद्दे तो बटे हुए हैं। देखिए, अगुवाई का ये बात नहीं है। सबसे बड़ा बात मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज हम लोग देखते हैं कि हर एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, प्राथमिकता होता है, और पढ़ाने का बिहार में 90% उद्देश्य होता है कि सरकारी नौकरी लगे। लेकिन हम लोग सारे मुद्दों पर ध्यान देते हैं। नीतीश क्या बोले, तेजस्वी क्या बोले, चिराग पासवान क्या बोले, ये क्या बोला, वो क्या बोला, सांप्रदायिकता, तो इस पर ये बयान वो बयान,
इतना बड़ा मुद्दा कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ, जिसके लिए आप इतना महंगा स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, अपने से दूर रख के उसको कोई लॉज में या कोचिंग करवाने के लिए दूसरे शहर में भेजते हैं, और सब तैयार होकर जिस दिन वो एग्ज़ाम में बैठता है वही एग्ज़ाम जो है भ्रष्ट है। ये चाहे आपने जिस सरकार को वोट दिया उसने आपको अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं दिया, अच्छा आपको स्कूल नहीं दिया, अच्छा किताब नहीं दिया, समय से आपको लाइब्रेरी नहीं दिया, उसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं और उसी का जो मेन भविष्य है उसी में इतना बड़ा धांधली है। तो ये तो सबसे प्राथमिक हुआ ना। आज जो भी इंसान पढ़ाई कर रहा है उसका 90% का उद्देश्य सरकारी नौकरी लेना। अब सरकारी नौकरी में देख ही रहे हैं कि अब बिहार में सब सारे जितने भी एग्ज़ाम है सारे कैंडिडेट सड़क पे हैं, सारे का आरोप है कि धांधली हुआ है, साफ प्रत्यक्ष दिखाई देता है धांधली हुआ है, बावजूद इसके कोई इस पर चर्चा नहीं। अच्छा, एक और मुद्दा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से बीपीएससी और बीपीएससी दोनों के दो मुख्य अलग अलग परीक्षाएं एक ही तिथि पर घोषित कर दी जाती हैं। आपको क्या लगता है छात्रों को कैसे मौका मिलेगा? क्या ये लोग समन्वय बनाकर तिथि में बदलाव करेंगे? देखिए, समन्वय तो बनाना चाहिए और समन्वय बनाना जरूरी भी है, क्योंकि लगभग 60 से 70% कैंडिडेट जो हैं वो सारे एग्ज़ाम देते हैं और इसमें भी इन्फोर्समेंट में भी बहुत सारे कैंडिडेट, इन्फोर्समेंट के तो सारे कैंडिडेट मैक्सिमम जो हैं वो दे रहे हैं ऑडिटर का एग्ज़ाम। तो ये हर एक साल, पिछले साल भी दरोगा और बीएसएससी का मामला लटक गया था एक ही डेट पे। तो इसको समन्वय बना के इसको अलग करना चाहिए, क्योंकि आप समय से पहली बात एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, 2 साल 3 साल एक एग्ज़ाम में फंसाए रखते हैं और फिर से एक एग्ज़ाम आ जाता है, बहुत दिन मेहनत करता है लोग। तो कम से कम इसमें तो डेट में आगे पीछे होना चाहिए और इतना कम से कम आयोग को करना चाहिए, आराम से कर सकते हैं और ज़रूरी भी है करना। राजमोहन, आयोग पर मनमानी का आरोप लगता है, तो कैसे होगा? कौन करेगा? कौन इसकी अगुवाई करेगा? कौन आकर बात करेगा? देखिए, बात सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को चुनकर जनता ने भेजा है समस्याओं के निदान के लिए कि आप हमारे तरफ से जो भी डिसीजन लेना है बोले, और आयोग पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो आयोग को सामने आकर इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर आप पर और ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इसके पहले जो आरोप लगे वो भी सही है इसका मतलब, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जवाब अगर दे देते हैं तो बहुत अभ्यर्थी होंगे जो संतुष्ट हो जाएंगे, कहेंगे चलो ठीक है जवाब मिला, हाँ ये सही हो सकता है। लेकिन अब जब जवाब ही नहीं देते हैं तो फिर सवाल गंभीर खड़े होते हैं और इस पर सरकार को ही संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। इस चर्चा के आखिरी सवाल के साथ आखिरकार अभ्यर्थी क्या करें? आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव है उनके लिए? क्या करें? पहले तो सबसे पहले पढ़ाई करें, पढ़ाई इसका कोई दूसरा ये नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। और दूसरी बात है कि अहिंसात्मक रूप से विरोध जो हमारे संविधान ने हमको दिया है और हमारे जो मौलिक अधिकार ने कहा है कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप उसका विरोध जरूर करें, और विरोध के जो भी रास्ते हो सकते हैं संवैधानिक, आप सरकार के पास धरना प्रदर्शन करें, जुलूस निकालें, जो भी नियम हमारे संविधान ने दिए हैं, या कोर्ट में जाएं, लेकिन करें ज़रूर। गलत हो रहा है तो इसको सहे नहीं। अगर आप सहेंगे तो एक नस्ल ही ऐसा हो जाएगा जो कि दब के रहने वाला हो जाएगा और वो इसी तरह के अन्याय को सहने वाला हो जाएगा, और ये कभी भी देश और राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं होता है। जहाँ भी गलत हो विरोध जरूर करें, संवैधानिक होना चाहिए उस जो संविधान हमारा कहता है। तो चुप नहीं बैठना है और आगे बढ़ते ही रहना है। और ये भी याद रखना है, सीट तो 2213, 2446 ही रहेगा, लेकिन अन्याय हो जाएगा लाखों लाख के साथ। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि जो आगे चले गए हैं वो बच जाएंगे उस अन्याय से, और जो फेल कर गए हैं वो सड़कों पर रहेंगे, और जो पास कर गए हैं उनका हो ही जाएगा। हम शुरू से हम कह रहे थे, जब 50,000 मेंस के लिए बुलाया गया तो 2446 ही होना था, लास्ट में अंत में करते करते 2446 ही हैं। जो लोग पहले हम लोग को गालियाँ दे रहे थे वही आज सामने आके कहते हैं कि भैया गलती हो गया। तो गलत अगर है, अगर आप उसके लिए सेलेक्ट भी हो गए हैं उस गलत के दम पर, तो भी विरोध करें, क्योंकि वो कभी भी सही नहीं है। हो ना हो, अभी आप एक फेज निकल जाएंगे, अगले फेज में आपके साथ गलत हो जाएगा, फाइनली भी निकल जाएंगे। अगर खराब व्यवस्था रहेगा नौकरी में भी आपके साथ अन्याय हो जाएगा। तो पूरा व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी है और छात्र ही ऐसा कर सकते हैं। 1975 में छात्र आंदोलन हुआ था तो छात्र ने ही सारा कुछ किया और कांग्रेस के सरकार को भी हटाया, और ऐसा उसमें कुछ सीख दिया कि वो जो गलतियां इमरजेंसी के समय में सरकार के द्वारा की गई थी, आज उसको दोहराने के लिए कोई सोचता तक नहीं है, उसको कलंक कहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आपको बिहार में आपने अगर पैदा लिया है और आपको सरकारी नौकरी लेना है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई के अलावा सड़कों पर या कोर्ट में।
राजमोहन, आदेश सर के बातों के साथ आप कितना सहमत हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार बच्चों को डरा देती है, दूसरी तरफ आयोग अपनी मनमानी करता देखिए, है। इसमें हमको नहीं लगता कि कोई और ऐसा होगा जो सहमत नहीं होगा। पूर्ण रूप से हम लोग सहमत हैं कि देखिए, पहला उद्देश्य है आपको नौकरी लेना है या आपकी पढ़ाई करना, वो आपका पहला एम्बिशन है, वो आपको पहले करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, उतरना तो पड़ेगा सड़क पर, क्योंकि आज आपके साथ नहीं हुआ, कल आपके बेटे के साथ हो सकता है। ये बात है, तो इससे बचना है। और लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो वो संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जो भी गलत है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और नहीं उठा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम अपने ही चुने हुए नेता के सामने आवाज़ उठा सकें। और अगर नहीं उठा रहे हैं तो आप केवल अपने साथ गलत नहीं कर रहे हैं, अपने सहयोगी के साथ, अपने दोस्तों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, अपने भाई के साथ नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने राष्ट्र के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। तो इससे बचना है। बिल्कुल। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी बिहार में हालात बने हुए हैं, उसमें बयान के रूप में हम आपके सामने एक ही बात कहेंगे कि आप 3 चीज़ों के लिए तैयार रहिए। पहला, पढ़ लिख करके एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा, प्रदर्शन करिए और फिर लाठी खाने के लिए तैयार हो जाइए, यानी शारीरिक रूप से भी तैयार हो जाइए। और तीसरा, पैसा रुपया पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अब कोर्ट कचहरी और थाना फाड़ी में भी आप लगाने के लिए अपनी फैमिली को तैयार कर लीजिए। ये महज बयान था, लेकिन हकीकत यही है, गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए गलती में अपना भविष्य न तलाशें। हमारी आपसे यही एक अनुरोध है। आपके लिए जितना हो सकेगा हम सब मिलकर जरूर लड़ेंगे। सरकार से लड़ना हो या फिर आयोग से लड़ना हो, हम आपकी आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहेंगे। आपको भी अगर कोई सवाल अब भी अगर रह गया है, कोई भी संशय रह गया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। और कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाया गया है, आप उसका पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है वो कमेंट सेक्शन को बखूबी ध्यानपूर्वक देखती है और परखती है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और हमें क्या बेहतर करना है। यह आपके कमेंट सेक्शन से हमें मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।